ट्रोजन हॉर्स जब कंप्यूटर में आता है तो क्या करता है? कुछ खोलता है, फाइल्स पर अटैक करता है। एक वर्ड वेब क्लास में बार बार बताता है कि ट्रोजन हॉर्स ये काम करता है। क्या काम करता है निम्रा? निम्रा की आवाज थी, किसकी आवाज थी ये? समरा कहाँ है? समरा क्या करता है ट्रोजन हॉर्स? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही जी। सोहा बैकडोर ओपन करता है। ठीक है, बैठिए तहरीम। अब मैं आपके जिम्मे मंडे की प्रेजेंटेशन लगाऊं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास सैटरडे को ईमेल आएगी, संडे को, कि सर मैं मंडे को नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है और जलजला आ गया वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ बहाना होगा। भाई देखो, ट्रोजन हॉर्स जो है बुनियादी तौर पे ट्रोजन हॉर्स का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो जाके दरवाजा खोल दे। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ट्रोजन हॉर्स बैकडोर खोलता है। बैकडोर खुद कोई एरर नहीं है, बैकडोर खुद कोई वायरस नहीं है। जब समरा को प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया था तो समरा ने बैकडोर लिखा था, याद है आप लोग को? गलत लिखा था, क्योंकि ट्रोजन बैकडोर खुद कोई चीज नहीं है। बैकडोर तो आपके घर में भी है, घरों में 2 दरवाजे होते हैं, पिछला दरवाजा होता है, वो बैकडोर कहलाता है। बात बैकडोर की नहीं है, बात यह है कि ट्रोजन हॉर्स घर में दाखिल होकर पीछे से बैकडोर खोल देता है। ये बात हुई। दूसरी बात, एंटीवायरस और फायरवॉल के अंदर बार बार आप लोग एक बात नहीं समझे भाई, फायरवॉल का ताल्लुक नेटवर्क ट्रैफिक से है। नेटवर्क की ट्रैफिक, मैंने इंटरनेट कहा नहीं कहा, मैं कह रहा हूं नेटवर्क ट्रैफिक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके लैब में भी मौजूद है और नेट नहीं चल रहा, लेकिन लैब के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो नेटवर्क तो है, राइट? लेकिन नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, और नेट इंटरनेट है तो भी कर रहा होता है। आप चाहें तो पाकिस्तान के लेवल पे पूरा लगाते फायरवॉल, बार बार सुन रहे फायरवॉल का, ठीक है? तो फायरवॉल का बुनियादी तौर पे काम नेटवर्क ट्रैफिक की चौकीदारी करना होता है। एंटीवायरस आपके घर का रखवाला है, आपके कंप्यूटर का रखवाला है। कोई वायरस आ गया, कोई खराब फाइल आ गई, उसको डिलीट करना या उसको सही करना या उसको क्वारंटीन करना। क्वारंटीन मतलब क्या होता है? क्वारंटीन का वर्ड कहाँ सुना था हमने? कोविड के जमाने में, बिल्कुल। तो वो भी यही काम करता है, फाइल को आइसोलेट कर देता है ताकि फाइल नुकसान ना पहुंचा सके, वायरस नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन फायरवॉल जो है वो नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। यार आप खुद सोचो, आपने कंप्यूटर को लगा दिया नेट से, ठीक है? अब कोई भी उससे बात कर सकता है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारा कंप्यूटर से जो बंदा बात कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन भेज रहा है, हमें पता तो हो? ऐसा तो नहीं कि हम दरवाजा खोल देंगे, भाई जिसने आना आ जाए, कोई चाय खाना थोड़ी खोला हुआ है जिससे बैठे। इवन चाय खाना वाले भी पूछते हैं भाई बहुत देर से बैठे हुए, चाय का ऑर्डर तो दो, या तुमने 1 कप चाय का ऑर्डर दिया था 4 घंटे से बैठे हुए हो, पूछता तो वो भी है, राइट? तो आपका कंप्यूटर पे जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसके लिए आपको कोई ना कोई फायरवॉल चाहिए जो आती जाती ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके, और उसी के जरिए से वो बहुत सारे नुकसान से आपको बचा लेता है। अगर कहीं से वर्म आ रहा है, वर्म मैंने क्या बताया था, रेंगता हुआ आएगा, कौन उसको रोकेगा? फायरवॉल रोकेगा। अगर किसी ने बैकडोर खोल दिया, ट्रोजन ने आके बैकडोर खोल दिया, तो फायरवॉल उस बैकडोर को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। शायद ट्रोजन हॉर्स इतना ताकतवर हो, इतना लेटेस्ट हो कि वो फायरवॉल को भी बाईपास कर दे, वो एक अलग बात है। फायरवॉल के अंदर भी सुराख कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन बात यह कि ट्रोजन हॉर्स को फायरवॉल रोक सकता है कि भाई वो कहेगा ठीक है जी, उसने आके बैकडोर खोल दिया, वो कहेगा यार कौन सा ऐप आई है जो पीछे से जो है ना फला सर्वर से कम्युनिकेट कर रही है, उसको तो हमने परमिशन नहीं दी, क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो फायरवॉल और एंटीवायरस के जो ऑपरेशन है वो अलग अलग है। देखो इस बात को समझो, ठीक है? देखो पेपर के हवाले से बार बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हमने बात की थी, हमने कुछ और चीजों की बात की। वक्त के साथ साथ आपके थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसके लिहाज से अपने आप को अप टू डेट रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कैमरा है तो कैमरे को कवर करें, टेप लगा लें। मार्क जकरबर्ग ने टेप लगाया हुआ था, आजकल टेप की जगह चाइना वालों ने छोटे से कवर बनाया हुआ, लैब में आएंगे, मेरे लैपटॉप पे देख लीजिएगा लगा हुआ है, वो परचेज करें, ठीक है? उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल करना चाहिए आपको। और क्या चीज हो सकती है? आपने अपना कंप्यूटर है, आप लैब में काम कर रहे हैं, लेट्स से आप कंप्यूटर छोड़ के जा रहे हैं, आपकी ईमेल में लॉगिन वगैरह हुआ हुआ है, ओके? तो आपका लैपटॉप है तो क्या करेंगे, उसको क्या ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? आप गए हुए, आपने लाइब्रेरी में लैपटॉप रखा हुआ है, आप चले गए फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम चले गए, या आप मिस रबिया से बात करने गए, मिस रबिया से बात करने गए, इतने में वहां पर सर शर्जील आ गए। सर शर्जील ने कहा वो पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, मुझे वो चीज चाहिए, आप वहां बात करनी है।
यहाँ आपका लैपटॉप अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए? जाते हुए लैपटॉप को लॉक करके जाएं, ठीक है। लॉक करने का बहुत आसान सा शॉर्टकट है विंडोज की और एल। ओके, विंडोज की, आज लैब में आएगा, विंडोज की और एल दबा के देखिएगा। ओके, विंडोज की और एल दबाया, आपका कंप्यूटर लॉक हो गया। लैब के कंप्यूटर्स पब्लिक हैं, उनके पासवर्ड्स पब्लिक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्राइवेट विंडो में काम करें। जब जा रहे हैं प्राइवेट विंडो को क्लोज किया, आपके सारी की सारी अकाउंट की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। हमने यहाँ देखा, जब मेरे पास पहली दफा लैब आई तो पता चला कि एक टीचर का ईमेल अकाउंट लैब के कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर था। ओके, अब मैं उन टीचर की ईमेल से किसी को भी कोई एब्यूसिव ईमेल भेज सकता था, राइट। तो ये देखो, सिक्योरिटी कॉन्शियस होना जरूरी है, सिक्योरिटी माइंडेड होना जरूरी है। कराची के लोग, जैसे मैंने एक चीज आप लोगों ने शायद नोट ना की हो कि आईफोन वगैरह जब पाकिस्तान में आए तो लाहौर वगैरह में उसका ज्यादा ट्रेंड था, कराची में उसका ट्रेंड कम था। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कराची के अंदर मोबाइल बहुत ज्यादा चोरी हो रहे थे और आपका लाहौर वगैरह में ये मामला इतना उस जमाने में नहीं था। ओके, तो नतीजा क्या निकला? लोग हुए सिक्योरिटी कॉन्शियस। उन्होंने कहा यार हम ऐसा मोबाइल, या तो 2 मोबाइल लेके चले, हर वक्त एक मोबाइल ना हो हमारे पास, और एक सस्ता वाला मोबाइल पकड़ा देंगे। लोगों ने सारे खुद ब खुद ये सारे रास्ते निकालने शुरू किए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते वक्त भी आपके लिए सिक्योरिटी कॉन्शियस का होना जरूरी है। जो जो तरीके हो सकते हैं, जा रहे हैं तो जाते हुए लैब कंप्यूटर को बंद करें। एक और चीज होती है, आपने कंप्यूटर को लॉक लगा दिया, राइट, और कोई भी आपके हार्ड ड्राइव से डेटा फिर भी कॉपी कर सकता है। अब इसके लिए क्या करते हैं? हार्ड ड्राइव को इंक्रिप्टेड करते हैं, ठीक है। आपके विंडोज के अंदर भी इसका ऑप्शन है, मैक में भी इसका ऑप्शन होता है, अलग से सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, देखो यहाँ पे चूंकि कंप्यूटर लिटरेसी क्लास है इसलिए मैं इंक्रिप्शन की डिटेल्स में नहीं जा रहा। जो मेरे पर्सनल लैपटॉप है, ये कॉलेज वाला नहीं, जो मैं घर पे रखता हूँ, मेरा जो एप्पल का लैपटॉप है उसके अंदर हार्ड ड्राइव इंक्रिप्टेड है, क्योंकि उसका डेटा जो है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है। तो हमें वहां पे ये कंसर्न हमारा होता है कि भाई अगर लैपटॉप चोरी भी हो जाए वो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन डेटा जो चोरी होगा वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। बहुत उसमें हाई कह सकते हैं कि हाई वैल्यू डेटा उसके अंदर मौजूद है। तो खास तौर से कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हार्ड ड्राइव का इंक्रिप्टेड होना जरूरी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी लैपटॉप चोरी हो भी गया तो डेटा जो है ना आपका वो महफूज रहेगा। फिर चूंकि हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक अप्रोच की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स तक महदूद ना रखें, हम तमाम चीज़ों का जायजा लें। ये कंप्यूटर्स, ये टेक्नोलॉजी हम पे किस किस तरीके से असरअंदाज हो रही है। टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा? फ्रीडम का मतलब आज़ादी, और टॉर्चेस आज़ादी की टॉर्च, आज़ादी की रोशनी, आज़ादी की मशल, ठीक है। जो मशल होती है ना उसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको टॉर्चेस कहते हैं, ठीक है। तो आज़ादी की मशल, खवातीन आज़ादी की मशल लेके रवा दवा है, आपके जहन में क्या तस्वुर आ रहा है? या खवातीन का जुलूस अपने अपने हाथों में आज़ादी की मशल थामे हुए है, क्या जहन में आ रहा है? राइट्स मांग रही है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बात बताऊं, 1920s के अंदर सिगरेट कंपनीज को अपना प्रॉफिट डबल करना था, वो चाहते थे हमारा प्रॉफिट बढ़े। उस जमाने में सिगरेट पीने का बहुत ज्यादा रुझान था। उस वक्त तक सिगरेट और लंग कैंसर के दरमियान एसोसिएशन सोहा नहीं बनी थी, राइट। तो अब उन्होंने, उस वक्त बंदा बंदा बच्चा बच्चा सिगरेट पी रहा था, उन्होंने कहा यार प्रॉफिट कम है, हमें और प्रॉफिट की जरूरत है, हम खवातीन तक प्रॉफिट को लेके जाएं। तो मार्केटिंग के एक साहब थे, एडवर्ड बेन्स उनका नाम था, उन्होंने 1920s के अंदर कुछ खवातीन को तैयार किया, उन खवातीन ने मार्च किया, और मार्च के वक्त वो सब के सब सिगरेट पी रही थी। अब मीडिया में उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया गया कि जी खवातीन के हाथों में टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम थी, ओके। अब आप लोग, अच्छा, अब आप लोग क्या सोच रहे थे? उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने क्या दिखाया कि सिगरेट की मार्केटिंग के लिए उसने ये तरीका इख्तियार किया। आज के जिस दौर में रह रहे हैं, पहले ये बताओ ये बात वहम गुमान में थी? आज के जिस दौर में हम रह रहे हैं, आपको, चूंकि आज का दौर इंफॉर्मेशन का दौर है, हर कोई इस बात को मानता है। बार बार ये बात मैंने क्लास में भी की है कि कभी भी किसी भी तारीख के अंदर, किसी भी जमाने के अंदर किताबों की, इंफॉर्मेशन की इतनी ज्यादा एक्सेस अवेलेबल नहीं थी जितनी आज के दौर में अवेलेबल है। अमेरिका के अंदर जब इब्राहिम लिंकन साहब को असैसिनेट किया गया था, तो ये खबर अमेरिका से यूके, इंग्लैंड में जो पहुंची थी उसमें पूरा एक हफ्ता लगा था, ठीक है। और उससे पहले
यूके के इंग्लैंड के बादशाह का इंतकाल हुआ था, तो वो खबर पूरे 1 महीने के बाद पहुंची थी यूएस के अंदर। ओके, अब अभी आपके कुछ अर्से पहले, साल 2 साल पहले, आपकी यूके की जो मलका है, गालिबन मलका एलिजबेथ, उनका इंतकाल हुआ। ये खबर कितनी देर में पूरी दुनिया में फैली, लम्हे भर में फैल गई, और विद इन 15 मिनट्स लोगों ने उसके मीम्स बनाना शुरू कर दिए थे, लोगों ने उसके जोक्स बनाना शुरू कर दिए थे। अगर आप लोग उस जमाने में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको ये बात नजर आई होगी, या अभी भी आपको मिल जाएगा कि मलका एलिजबेथ के मरने के ऊपर, क्वीन एलिजबेथ के मरने के ऊपर लोगों ने 15 मिनट के अंदर अंदर उसके मीम्स बनाए थे। जो उसके मुखालिफ थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, जो उसके हक में थे उन्होंने कहा कि जी एक हमारी रिवायत का इंतकाल हो गया, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर ये रिएक्शन आ गया, और विद इन 1 से 2 दिन के अंदर सब लोग उस बात को भूल भी गए। लेकिन बात क्या हो रही है कि देखो इन्फॉर्मेशन का फैलाव किस तेजी से हो रहा है। जब इन्फॉर्मेशन का फैलाव इस तेजी से हो रहा है तो आपके लिए मीडिया लिटरेट होना जरूरी है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि मीडिया आपको किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम वाली तो मैंने एक बात कर ली, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है एक मरियम मुख्तार का नाम सुना किसी ने? कौन थी मरियम मुख्तार? पाकिस्तान एयरफोर्स की फाइटर, पहली फाइटर पायलट थी, राइट। और मीडिया पे उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। आपके जो मैगजीन्स आते हैं, अखबार जहां वगैरह, उसके फुल पेज पे उनकी तस्वीरें थी, ठीक है। 2015 में उनका वो शहीद हो गई, बात उसके बाद खत्म हो गई। एक बात सोचिए कि मीडिया या आपका जो एस्टेब्लिशमेंट या आपकी जो आर्मी थी वो उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहा था? क्या वजह थी इसकी? ओके, मासूमा ने कहा कि औरतें आर्मी में आए, ठीक है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी खवातीन को आर्मी में लाने की? क्यों ला रहे? तारीख में कभी आपने सुना खवातीन की फोर्सेस ने या खवातीन की फौज ने हमला किया? अब क्या ऐसा हो गया वो खवातीन की बात किए जा रहे हैं? और आप लोगों चले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यूएस, मैंने तो यूएस आर्मी के भी एड्स देखता हूँ मुस्तकिल, मेरा तो जो कि इन सब चीजों से कनेक्शन है, तो यूएस आर्मी के जो एडवर्टीजमेंट्स है उसमें तो बहुत ज्यादा खवातीन को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ होता है। क्यों? तो औरतें एड्स तो देखती, चलो वो तो एक अलग बात है। बात मेरा ये सवाल है कि अब उनको क्या शौक पड़ रहा है कि वो खवातीन को आर्मी में लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो पहले कंपटीशन नहीं था? सबा जोर से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बात क्या हुई है? देखो, तारीख के अंदर हमेशा जब भी जंगी लड़ी गई है, हमारे पास कौन सा असला इस्तेमाल हुआ है? तलवारें। तलवारें 5-5, 10-10 किलो की होती थी। 10 किलो की तलवार एक हाथ से, तलवार तो दूर की बात, आपके पास 10 किलो का वजन एक हाथ में उठा के दिखाओ, ठीक है, क्या होता है? हाथ में उठा सकते हो आप? नहीं। आपकी जगह आपके तीर कमान जो होते थे, ये कमान जो होती है ना, ये वजन के हिसाब से बिकती है, ठीक है। तो ये 50 पाउंड, 100 पाउंड, 200 पाउंड की आराम से बात होती थी। 200 पाउंड का मतलब ये कम बता रहा हूं मैं आपको। 200 पाउंड का मतलब ये कि आपके अंदर बाजुओं में, आपकी बैक के मसल्स में इतनी सलाहियत कि आप उसको पूरा खींच सके। हाँ, तो आप में से किस किस के अंदर ये सलाहियत है? नहीं है ना, ठीक है। हॉर्स राइडिंग अगर कभी की हो, पता हो कि इंतहाई टैक्सिंग है। इवन बाइक पे भी अगर आप बैठे ना, और बाइक आपको कई घंटों तक चलानी पड़े, आपकी टांगों का हशर हो जाता है, राइट। हॉर्स राइडिंग इससे भी ज्यादा खतरनाक है, नॉट खतरनाक, इससे भी ज्यादा टैक्सिंग, ओके, इससे भी ज्यादा जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाला। आपके पूरे जिस्म के जो है, आपके पूरे पूरे आजा हिल के रह जाए। किसमें कौन कह सकता है कोई कि जी हम में इतनी स्ट्रेंथ है, हम कई कई घंटे हॉर्स राइडिंग करने को तैयार है? जमाना बदला, टेक्नोलॉजी का दौर आया, ठीक। सबसे पहले वियतनाम वॉर के दरमियान, वियतनाम जंग के दौरान उन्होंने सबसे पहले स्मार्ट शिप्स का बॉम्ब्स पे इस्तेमाल करना शुरू किया। वियतनाम की जंग खत्म होने वाली थी, और उसी खत्म होते ही वक्त, उसी वक्त एक पुल था, एक ब्रिज था वियतनाम के ऊपर, ठीक। उसके ऊपर यूएस ने कई दफा बॉम्ब्स गिराए थे, लेकिन उस पुल को कुछ भी नहीं हुआ, उस ब्रिज को कुछ भी नहीं हुआ था, ओके। बहरहाल एक पूरे ओवरऑल बात की जाए तो उस वक्त तक जंग रैप अप होना शुरू हो चुकी थी। अमेरिका में ख्याल आया, उनके जो पेंटागन में ख्याल आया कि यार हम ये क्यों ना करें, ये जो हमारे बॉम्ब्स है इसके अंदर हम चिप लगा के चेक करें, ठीक है। उस जमाने में आपकी आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का दौर आ चुका था। उन भाई ने एक बंदे को हवाले किया गया, उस अकेले बंदे ने काम किया, उसने चिप लगाई, थोड़ा सा मोटर वगैरह उसके अंदर सेट किया, और वियतनाम से जाते जाते अमेरिका ने आखिरी दफा उस बॉम्ब, यानी उस नए वाले बॉम्ब को, चिप वाले बॉम्ब को ट्राई किया, और वो सीधा जाके उसने ब्रिज को तबाह कर दिया। वो काम जो सैकड़ों बॉम्बार्डमेंट के बावजूद भी यूएस नहीं कर पाया था, वो एक बॉम्ब ने कर दिखाया। लेकिन उस वक्त तक वियतनाम की वॉर रैप अप हो रही थी, अमेरिका वहां से बाहर निकल रहा था।
तो किसी को इस तरफ ख्याल ही नहीं आया कि वो बात करे कि भाई ये क्या हुआ क्या। फिर 90s के अंदर सद्दाम हुसैन इराक ने कुवैत पे हमला किया, यूएस यहाँ पर आया मिडिल ईस्ट के अंदर, यहाँ पे पहली दफा स्मार्ट बॉम्ब्स को यूज किया गया। और ये वो पहला जमाना था जब 24 घंटे की न्यूज साइकिल का आगाज हुआ। सीएनएन का नाम सुना है? सीएनएन का आगाज ही उस वक्त हुआ है जब पहली गल्फ वॉर हुई। अब होता क्या था कि जी सीएनएन वालों ने सबसे पहले तो 24 घंटे खबरें देना शुरू की, नंबर 1। नंबर 2, वो दिखाते थे जी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ इराक के अंदर बगदाद में, अचानक के पीछे से मिसाइल आता था और बिल्डिंग पे स्ट्राइक करता था। अब वो बंदा खड़ा हुआ है, पीछे नजर आ रहा है। बेहतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा था। आप खुद सोचो यार, ये वो चीज है। आजकल तो आप लोगों ने इतने ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह देखे हुए फिल्म्स में, मूवीज में, हीरो साहब जा रहे हैं पीछे बॉम्ब फट रहा है वगैरह, तो इतने दफा देख चुके हैं। उस जमाने में ये वाकईतन एक बहुत बड़ी बात थी कि यार आपको और न्यूज चैनल पे कवरेज में लाइव बॉम्बिंग दिखाई जा रही है। और सीएनएन इसी वजह से मशहूर हुआ। आज का सीएनएन और उस वक्त के सीएनएन में बहुत फर्क है। वो सीएनएन दुनिया का लीडिंग न्यूज चैनल था और इसी वजह से हुआ था कि गल्फ वॉर की उन्होंने 24 आवर्स की कवरेज दी और लाइव कवरेज। अब उस दौर के अंदर लोगों ने ये चीज देखी कि यार ये हो क्या रहा है कि सीधा सीधा जाके बॉम्ब जाके उस पर टकरा रहा है, पूरी बिल्डिंग को तबाह कर रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरिया वॉर, वियतनाम वॉर, सब वॉर्स के अंदर वो पूरे कारपेट बॉम्बिंग करते थे। एक जहाज आता था, वो 5-5, 6-6 बॉम्ब गिरा के जाता था, उनमें से एक भी लग जाता था, कहते थे चलो यार काम हो गया। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सीधा एक बम भी जाया आपका नहीं हो रहा। आगे बात बढ़ी, ड्रोन्स का जमाना आ गया, ड्रोन्स ऑपरेट करने लगे। कहा जा रहा है कि अब देखो हुआ क्या, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया, आप सिर्फ ये नहीं देखते कि फौजी है, आप ये देखते हैं यार ये फौजी है, इसके खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, इसके पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, कितना खर्चा इस पे हो रहा है, राइट। उसके मुकाबले में खवातीन निस्बतन कम खाती हैं। ओके, अगर हम खवातीन ही को लेकर आ जाए, सिर्फ ड्रोन ही तो ऑपरेट करना है, कौन सी बड़ी बात है, समझिए बात को। तो उन्होंने यहाँ पर जाके खवातीन को प्रमोट करने लगे। इससे पहले तारीख में, आपसे फिर मेरा सवाल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, उससे पहले वाली तारीख में कितनी आपको खवातीन नजर आती कि खवातीन की रेजिमेंट्स थी? नहीं थी, कभी भी नहीं रही। आप लोग खींचतान के बोलना पड़ता था कि खवातीन नर्सिंग के लिए हैं, वो आर्मी, वो आप पहले मिसालें देते थे कि जी रसूल अल्लाह के ज़माने में जंग हुई तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जख्मियों को पानी पिला रही थी। आपके पास बस यही मिसालें थी। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की वजह से आपको नजर आया कि यार ये काम हम किसी मर्द के बजाय किसी खातून से भी करा सकते हैं। खातून से कराएंगे तो हमारे पैसे बचेंगे, सही। अब देखो चीज क्या हो रही है, बात क्या हो रही है कि पीछे कुछ और, ये सब चीजें पता थी आप लोग को, ये एंगल पता था आपको। देखो यही चीज है मीडिया लिटरेसी की, कि आपके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो गलत है वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि पीछे से बात क्या चलती हुई आ रही है, वो आपको मैसेज क्या देना चाह रहा है। मैंने कल एक एग्जाम्पल दी, हमारे टीवी शोज, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई मीन यूएस के टीवी शोज के अंदर हमेशा टीवी शो में दिखाया जाता है जो बाप है वो बेवकूफ है या बहुत सख्त है। ठीक है, क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है? अक्सर ये दिखाया जाएगा कि लड़की ने बगावत की। आज तक कभी ऐसा टीवी शो हुआ कि लड़की ने बगावत की और फिर उसको नाकाम दिखाया हो? हर टीवी शो के अंदर यही दिखाया गया है, यूएस का हो या पाकिस्तान का हो, कि लड़की ने अपने बाप के खिलाफ कोई फैसला किया तो वो कामयाबी होकर आती है, बल्कि इतना ज्यादा कामयाब होती है कि बाप उससे जाके माफिया मांग रहा होता है। क्यों? नहीं है शोज, आपने नहीं देखे, मुझे पता नहीं, शोज में ऐसे दिखाया गया है, मुझे पता है ये बात। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? ओके, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि खवातीन का कुछ काम करना गलत है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो पीछे से कुछ मैसेज आ रहा है, वो आपको कुछ मैसेज के जरिए से मैनिपुलेट करना चाह रहा है, आपको नहीं पता। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला जो है उसने यहाँ पे लोगो पहना हुआ है, ठीक है, या बस वो बैठ के पेप्सी पी रहा है या कोका कोला पी रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो उसने नहीं बोला कि तुम पेप्सी पियो, लेकिन एक मैसेज तो दिया आपके पास। पाकिस्तान की आपकी हॉकी टीम थी, फुटबॉल टीम थी, कौन है हॉकी टीम का कैप्टन, कौन है आजकल? नहीं पता ना। फुटबॉल टीम का कौन सा कैप्टन है? नहीं पता। क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है ज़ैनब? क्यों पता है? एक चीज को इतना प्रमोट किया गया कि बाकी चीजें खत्म हो गई। अब किसी ने ये नहीं बोला कि यार आप जो है ना क्रिकेट को क्रिकेट ही की देखोगे, कुछ और नहीं देखोगे, उससे दूसरे तरीके से आपको मैनिपुलेट किया। आपके लिए इस बात को देखो समझना जरूरी है कि आपको किस किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप आज एक इंफॉर्मेशन के दौर में आ गए हो, फसीहा, आज इंफॉर्मेशन के दौर में आ गए हो। अब आपके लिए जरूरी है इस बात का समझना कि इंफॉर्मेशन आपको किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, किस किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रही है। हम आगे चलते हैं। आप लोग ने वो सुना था कोलेस्ट्रॉल दिल का मामला है, राइट? ऐसा ही है। तो क्या ख्याल है, कोलेस्ट्रॉल से जिस्म को नुकसान पहुंचता है? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं, हार्ट अटैक्स की जो लीडिंग फैक्टर है
वो आपका चीनी का इस्तेमाल है, ओके, आपकी डाइट के अंदर एक्सेस सॉल्ट का इस्तेमाल है, राइट। चीनी ज्यादा जो है, शुगर की वजह से ज्यादा मसाइल हो रहे हैं। लेकिन इतने पूरे अरसे में कभी आपने सुना, कभी इश्तिहार आया कि दिल का मामला है तो चीनी इस्तेमाल ना करो, बल्कि क्या कहा जाता है, ये तो मिठास तो हमारी रिवायत है, ठीक है, ऐसे ही है ना। और पूरी की पूरी कौम जो है वो डायबिटिक हुई हुई है, जिससे भी पूछोगे जी डायबिटिक हो, ये मसला अम्मी आप लोग नहीं होंगे तो आपके वालदा होंगी या वालिद होंगे, किसी ना किसी को इशू है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल पर तो इतना फोकस, किस पे फोकस क्यों नहीं किया। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यूएस के अंदर बाकायदा इसकी रिपोर्ट्स आई है, मुझे मौका मिला आपसे लिंक्स भी शेयर करूंगा, और उस पर इवन डॉन के अंदर भी आर्टिकल आया था कि पता ये चला कि भाई ये बात उनको बहुत पहले से पता चल गई थी कि जो शुगर है, जो आपका शुगर के कंटेंट से सेहत को ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन फूड लॉबी ने वहां पे इस बात को मैनिपुलेट किया और उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का हवा खड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप समझेंगे सेहतमंद होने के लिए जरूरी है कि मैं घी इस्तेमाल ना करूं या मक्खन इस्तेमाल ना करूं, जबकि मक्खन या देसी घी वगैरह आपकी सेहत के लिए मुफीद है। असल जो नुकसान पहुंच रहा था आपको शुगर से, आपने उसको अवॉइड नहीं किया, एक्सेस सॉल्ट से पहुंच रहा है, उसको आपने अवॉइड नहीं किया, राइट। बात समझ में आई। एक और बात देखो, आजकल के हम लोग देखेंगे इश्तिहारात के अंदर, शोज के अंदर कि यंग सी लड़की या यंग सा लड़का गाड़ी चला रहा है, राइट। अगेन वो क्या यहाँ पे मैसेज दे रहा है आपके लिए, भी यही वाली बात, यंगस्टर्स को एड्रेस किया जा रहा है। जैज का जो इश्तिहार था, जैज की जो पूरी ब्रांड है, उसके हर इश्तिहार के अंदर आपको हमेशा यंग बंदा ही नजर आता है, और जब आप लोग खुद बुढ़े हो चुके होंगे उस वक्त भी जैज के इश्तिहार पे कोई यंग सा लड़का या लड़की होगी। अगेन क्या, वो यंगस्टर को एड्रेस कर रहा है। उसने कहा नहीं कि भाई आपके लिए नहीं है, ओके, लेकिन उसने ये नहीं कहा नहीं, लेकिन उसने दूसरे तरीके से ये मैसेज दिया। मीडिया, जब आप मीडिया की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो अगेन वही वाली बात कि तमाम पहलुओं को समझना जरूरी है। सिर्फ इंफॉर्मेशन को ले लेना काफी नहीं है। आपको प्यास लगी, किसी ने आपको पिलाया था कोल्ड ड्रिंक, आपने पी ली, पीने के बाद आपका गला खराब हो गया, पीने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपका शुगर हाई हो गया, सिर्फ पी लेना काफी नहीं है। आपके लिए जरूरी है आपको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है और किस तरीके से मेरे जिस्म, मेरे दिमाग के ऊपर फसीहा अफेक्ट कर सकता है, ओके, बात समझ में आई। इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि हम लोग एक बबल में रह रहे होते हैं। ये जो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हमसे मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि यार हम लोग कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड रहें और वो हमें वो चीज़ दिखाए जो हम चाहते हैं, ताकि हम उनके साथ कनेक्टेड रहें। कोई भी बंदा बिटर ट्रुथ, ठीक है, कड़वी बात, फंसी आगे आके बैठ जाए यहाँ पे, कड़वी बात को बर्दाश्त करना नहीं चाहता, कड़वी बात निकलना मुश्किल होता है। नतीजा क्या होता है, वो आपकी बबल में रखते हैं, आपको एक ही जैसी चीजें दिखाते रहते हैं। आपके लिए जरूरी है आप इससे बाहर निकलें। एक और चीज हो सकती है जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। आप नेट पे जाते हैं, देखो नेट पे हर किस्म का मवाद आपको मिल सकता है, हर किस्म का मवाद, ओके। आपने कहा अमेरिका चांद पे गया, राइट, ठीक है, आमना अशरफ ने कहा नहीं जी नहीं गया, मेरे अबू ने कहा था या मेरे फला ने कहा था कि अमेरिका नहीं गए, तो बस एक छोटी बात है, और उन्होंने ऐसी जमीन पे उसकी उन्होंने ना वीडियो बना दी थी, फॉर एग्जाम्पल। आप नेट पे सर्च करें अमेरिका मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी या मून लैंडिंग वाज फेक, आपको बकायदा उसकी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, उसके यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो ये बता रहे होंगे हाँ जी ऐसा ही है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आयशा खालिद ने कहा जमीन गोल नहीं है भाई, जमीन चपटी है। ज़ैनब ने बहुत जोर से सर हिलाया। तो जमीन गोल नहीं है, जमीन चपटी है, जमीन फ्लैट है। आपको नेट पे भी इसके लोग मिल जाएंगे, फेसबुक पे पूरे लोग मिल जाएंगे, आपको यहाँ तक ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो मजहबी कुरान और हदीस के जरिए से खींच तान के साबित करने की कोशिश करेंगे कि जमीन फ्लैट है, राइट। अब क्या होगा कि जो आपकी सोच है, आपको वही चीज अपनी मर्जी की सोच मिल रही है, आपको अपनी मर्जी की चीज दिखाई जा रही है। नतीजा क्या हुआ कि आपके ढीठ पने के अंदर इजाफा होता जा रहा है, आप ढीठ होते जा रहे हैं, राइट। आपके कंफर्मेशन बायस के अंदर इजाफा होता जा रहा है। अगेन ये चीज भी समझना जरूरी है, आप काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, आपको पता हो कि भाई आप तमाम ओपिनियंस का जायजा लें, सिर्फ आंख बंद करके किसी एक चीज को फॉलो ना करें। फिर हमने एक और बात की कि भाई आज की दौर जो है वो है अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन मतलब तवज्जो, ठीक है। आज की इकोनॉमी इस पे बेस करती है। यूट्यूब के ऊपर फॉर एग्जांपल किसी के मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या मिलियन व्यूअर्स हैं, मिस्टर बीस्ट फॉर एग्जांपल, उससे पहले प्यूडीपाई बहुत मशहूर था, और वो इंडिया का कौन सा क्या नाम है उसका, नहीं टी के नाम से, टी सीरीज, ओके, टी सीरीज और प्यूडीपाई का आपस में चल रहा था कंपटीशन किसी जमाने में। अब इस सब के कंपटीशन के अंदर जीतने वाला कौन था, जिसके व्यूअर्स ज्यादा थे,
व्यूअर्स ज्यादा कैसे होंगे? जिसने उसको देखा हो, जिसने देखा हो उसका मतलब उसको तवज्जो दी, अपना वक्त लगाया। इसीलिए इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। आपके पैसे, आपका कमाई आपकी उस वक्त होगी कि जब आपको देखने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हो। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है कि आपके पास ऑनलाइन टाइम लगाने के, टाइम वेस्ट करने के दसियों तरीके मौजूद हैं। आप कई तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो आप टिकटॉक पे भी जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, आप बैठ के अखबार पढ़ते रहें। इसमें कामयाब वो है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाए। इसीलिए इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। अब अटेंशन इकोनॉमी तो बन गई, वो तो चाहते हैं कि आपको एडिक्टिव रखें, ओके, आपको नशे का आदी रखें। सीधे होकर बैठो फात, आपको नशे का आदी रखें, आपको अपने साथ जोड़ के रखें। मैंने आपको मिसाल दी थी फॉर एग्जांपल चाइना और यूके की। इंग्लैंड जो था वो चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करना चाहता था, ओके। चाइना के पास उसको सिल्क मिल रहा था, रेशम। चाइना की रेशम की क्वालिटी उस जमाने में सबसे बेहतरीन थी। उसको चाइना से और क्या मिल रहा था? चाय, टी, उनको चाय मिल रही थी वहां से। उसके मुकाबले में चाइना ने कहा जी हमें चांदी चाहिए, चांदी महंगी है, यूके इंग्लैंड के पास इतनी थी नहीं। उन्होंने किया क्या, उन्होंने इंडिया के अंदर अफीम, ओके, अफीम, ओपियम को या चर्च को उगाना शुरू किया और वहां पे जाकर उन्होंने चाइना के अंदर उन लोगों को इसका आदी बनाया। नतीजा क्या निकला कि जब लोग एक दफा उस नशे के आदी हो गए तो वो अपना सब कुछ उस नशे के बदले देने को तैयार हो गए। और यही उसी जमाने पे ये जो एक रेशियल सलर है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं चाइना मैन का वर्ड आया। मतलब चाइना मैन का जो वर्ड है ये अगर आप कहेंगे तो उसको अपनी इंसल्ट फील होगी। तो वह उसी जमाने में ये लफ्ज आया कि चाइना मैन एक ऐसा आदमी जो हर वक्त नशे के अंदर धुत रहता है। यहां तक कि चाइना के बहुत बड़े लीडर माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग साहब आए और उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर इस पूरे इस एडिक्शन के ऊपर काबू पाया। एडिक्शन पे काबू उन्होंने इस तरह से पाया कि उन्होंने इंतहाई सख्त सजाएं दी। जैनब, इंतहाई सख्त सजाएं दी उन्होंने कि आप कोई भी नशे के साथ पाया गया तो उसको सजाए मौत दे दी जाती थी। 3 साल के अंदर अंदर वो मसला जो 2 सदियों से, 1 सदी से चल रहा था, उस पूरे मसले को उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर खत्म कर दिया। अब यही चीज हमारे साथ भी हो रही। हमारे हाथ में मोबाइल होता है तो बार बार वो हमें ऐसा कंटेंट दिखाता है, किसी ना किसी तरीके से आपको एंगेज करे। आपके लिए जरूरी है इस बात को समझना अगेन कि यार आपको किस किस तरीके से एंगेज किया जा रहा है। उस दिन मरियम नदीम का एक सवाल था कि हमारी बात कोई सुनना क्यों पसंद करेगा, मतलब हमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग हमारी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं या हमारे स्पाई हमें कर रहे हैं। बात है स्पाईवेयर की बात हो रही थी, तो भाई इस वजह से हुई थी। वो आपको एज ए पर्सन नहीं देखता, वो आपको एज ए इंसान की हैसियत से नहीं देख रहा, वो आपको ये देख रहा है कि आपसे कितने पैसे लूट सकता हूँ। अगर आपके हाथ में सिगरेट पकड़ा के पैसे लूट सकता है तो आपको वो सिगरेट के जरिए फ्रीडम, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम के जरिए मैनिपुलेट करेगा। अगर वो आपको आर्मी में लाके अपना खर्चा कम करा सकता है तो आपको आर्मी में लेकर आके आपके अंदर बहादुरी और खवातीन कुछ भी कर, इस किस्म की बातें आपको फीड करेगा। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत बड़ी वजह यही थी कि हर फैमिली जब इंडिविजुअली अपने अलग अलग घरों में रहेगी तो खर्चा बढ़ेगा, चीजें ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर 2 फैमिली मिलकर रहनी, कितने फ्रिज हो गए घर में? 1 फ्रिज होगा, लेकिन हर फैमिली को अलग अलग कर दो, 2 फ्रिज हो गए, कंजम्पशन बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, ठीक है। उसी बच्चे को बोलेगे तुम अब बड़े हो गए अपने घर अलग कर लो, राइट, बच्चे को अलग कर दिया, अगेन खर्चा बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ी, ठीक है। यहां से आपका न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया। आप अगर इंग्लिश मूवीज वगैरह के अंदर देखें, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में, लेकिन इंग्लिश मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा इस बात पर जोर होता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो घर छोड़ के जाके हॉस्टल में रहो, और उसके लिए वो स्टेट चेंज करते हैं, दूसरी स्टेट में जाते हैं। वजह क्या होती है? बच्चा जब अपने घर से दूर हो गया, अपने सपोर्ट सर्कल से दूर हो गया, अब वहां पर जाके उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके जहन में किसी भी किस्म के सियासी या मजहबी नजरियात डाले जा सकते। टीनेज का नाम सुना हमने, टीनेज फैशन। टीनेज फैशन में कौन किसका आता है फैशन? टीनेजर्स कौन होते हैं? 13 से 19 साल। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तारीख के अंदर टीनेजर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बच्चे होते थे 5-6 साल की उम्र के अंदर किसी ना किसी काम में लग गए, 10-12 साल की उम्र में अपना काम करे। टीनेजर्स की फैशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आया क्यों भाई? आपने एक अलग कैटेगरी बना दी जो टीनेजर्स के लिए। अब आप बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए किसी और जगह जाते? आप पुराने लोगों से पूछिएगा, मैंने मुझे पूछा, मुझे बकायदा उन्होंने बताया कि भाई होता क्या था, कपड़े की थान ले ली, उसी थान से अब्बा अम्मा सबके कपड़े बन गए, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बच्चों तक के सबके कपड़े एक जैसे बने हुए। लेकिन आज के दौर में क्या आप ऐसे तस्वीर कर सकते हैं? अम्मा का फैशन अलग, अब्बा का फैशन अलग, खुशबू होती है, लेकिन खवातीन की खुशबू अलग, मर्द की खुशबू अलग। पहले आपने एक परफ्यूम लेकर आकर जी तो सबका काम होगा, पूरा घर उसी पे चल रहा है। नहीं जी, अब क्या होगा?
कि जी सबका अलग अलग, और अब बच्चों का भी अलग, राइट। बच्चों का टूथब्रश अलग, बच्चों का टूथपेस्ट अलग। भाई बात क्या है, उससे भी चाह रहा है कि आपकी जेब से पैसा निकले। आपके लिए जरूरी इस बात को समझना आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसी तरीके से आपका ये तो चलो हो गया आपकी टेंशन इकोनॉमी, आपकी जेब का पैसा, आपकी सोच, आपके नजरियात, ये सब भी हो गए। अब आपके साथ एक और चीज भी आ जाती है इसके साथ साथ, वो है आपका जो डेटा है उसको कैसे यूज किया जा रहा है, आपका डेटा। ओके, हमने एआई की बात की। ये एआई जो है ये बेसिकली मशीन लर्निंग की बात हो रही है। मशीन को डेटा फीड किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। मशीन को डेटा फीड करके उसको उन्होंने ट्रेन कर दिया। अब ये डेटा आया कहाँ से? तो ये फेसबुक, ये आपका यूट्यूब वगैरह, ये सब जो फ्री में था वो ऐसे फ्री में नहीं था, वो इसलिए फ्री में था ताकि हमारा डेटा वो कलेक्ट करते रहे, उस डेटा को आगे चल के यूज करें। आप लोग का 4th पीरियड फ्री है, मैं इंशाल्लाह उसमें आके इस लेक्चर को आज कंप्लीट करूंगा। सही है, 4th पीरियड में मैं आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ, आप लोग जाएं ब्रेक में, जाएं समोसे रोल वगैरह जो भी खाना खाएं, और उसी के अंदर फिर मैं इंशाल्लाह आप लोग का जो भी कोऑर्डिनेटर वगैरह के इशूज उस पर बात कर लूंगा। ठीक है, 4th पीरियड के अंदर। लेकिन फिर क्लास में कितने बजे आना है? 11:30। ओके। तो यार हम लोग ने जो मोटे मोटे पॉइंट्स है, भाई मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियां कुछ नहीं करती थी या लड़कियों कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात मैंने की कि आपको ये पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन बबल, ठीक है, कि हम लोग रह रहे हैं, साफ करो इसको, एक इंफॉर्मेशन बबल के अंदर। ठीक है, इसको गुब्बारा नहीं कहेंगे, मासूम ने गुब्बारा कहा था कि बबल को उर्दू में गुब्बारे कहते हैं, बुलबुले कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बुलबुले कहते हैं, हाँ बुलबुले। तो इसको बुलबुले का वर्ड इस्तेमाल होगा, गुब्बारे का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। बुलबुले इसलिए कहते हैं इसको इंफॉर्मेशन बबल कि आप अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, और अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपकी इंफॉर्मेशन बबल फट सकता है। ओके, ये कोई बस चूंकि हम लोग एक ऐसी चीज में रह रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा बाहर का, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं खड़ी हुई, थोड़े से एफर्ट की जरूरत है, इसीलिए इसको इसके अंदर बबल या बुलबुले का वर्ड आ रहा है। ओके, क्या? अच्छा चलो सॉरी, फिर उन्होंने बलून की भी यूज किया। अच्छा मूविंग ऑन, अगला पॉइंट उसके बाद हमने बात की थी कंफर्मेशन बायस की। आप नेट पे जाते हैं, जो चीज आप चाहते हैं आपको मिल सकती है। आप जितनी हमखाना बात करें यार, माइकल जैक्सन का नाम सुना है? जिंदा है, मर गया? आप नेट पे सर्च करें माइकल जैक्सन इज अलाइव और आपको मिल जाएगा बाकायदा। जी यही वाली बात कि जी वो अफ्रीका के अंदर है, कोई कहता है जी वो जो है कहाँ पर है, आपके अल्लाह भला करे रशिया के अंदर। हिटलर जिंदा है, मर गया? हिटलर के बारे में आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि वो जिंदा बच गए थे और वो चले गए थे अर्जेंटीना, वहीं पर वो रहे, उन्होंने वहां पे आर्मी तैयार की। और ये भी लोगों की सोच है कि वो पहुंच गए थे चांद के ऊपर। और अच्छा, चांद का आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ कि चांद जो है, जमीन और चांद की रोटेशन कुछ ऐसी है कि हमें चांद की सिर्फ एक साइड नजर आती है। चांद भी घूम रहा है, जमीन भी घूम रही है, लेकिन कुछ ऐसा मामला है, इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन, जो कि आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन अमली नतीजा ये निकलता है कि चांद की हमें सिर्फ एक चीज नजर आ रही, एक साइड नजर आ रही होती है, अगली साइड, दूसरी साइड को कहते हैं डार्क साइड। हालांकि वहां पर सूरज की रोशनी पड़ती सब कुछ, लेकिन हमें नजर नहीं आती, इस जमीन से नजर नहीं आती, टेलीस्कोप से देखे ना नजर नहीं आती, इसलिए कहते हैं डार्क साइड। तो लोगों ने बाकायदा इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई है कि हिटलर अपनी आर्मी के साथ वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो आप जो आपकी सोच है ना, आपको वो सोच का मैटर कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप अगर ये सोच रखते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मजहब नहीं है, आपको इसका भी कंटेंट मिल जाएगा। और मैं एक मजे की आपको कॉन्स्पिरेसी भी सुना दूं कि आप किबले के गिर्द, काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, ठीक है, सैटर्न जो है, सैटर्न के ऊपर जो सैटर्न का जो पोल है, जैसे अर्थ का पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सैटर्न का भी पोल है। सैटर्न के पोल के ऊपर बना हुआ है हेक्सागन। सैटर्न पे गैसेस हैं, ठीक है, हाँ गैसेस तो पता है ना, ठीक है, वो गैसेस जो है वहां पे वो बन रही है, हेक्सागन बना रही है, हेक्सागन जो 7 खानों वाला शेप बन रहा है, तो वो हेक्सागन भी रोटेट होता हुआ नजर आता है। लोगों ने यहाँ पे ये कहा कि इस्लाम का असल में तो वो सैटर्न की पूजा करता है, क्योंकि आप काबे का जो तवाफ करें वो सैटर्न से मिलता है। ओके, अच्छा ये बात आप लोग के वहम को मान में थी, कुरान में कहीं पर सैटर्न का लफ्ज सुना है? सही है, कभी ये सुना कि अच्छा मजे की बात क्या, सैटर्न के जो हम काबे के गिर्द जो तवाफ करते हैं वो है मेरे ख्याल में एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, राइट।
और जो सैटर्न वाला जो है वो है क्लॉकवाइज, कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई भी, उस पर बिलीव भी करते हैं। मैं एक ऐसी ग्रुप में था, उसने ये पोस्ट किया कि देखो सैटर्न भी घूम रहा है और ये आपका खाने काबा का ये जो है ना ये भी घूम रहा है ना, लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो आपने तवाफ की मोशन दिखाई ना, गलत दिखाई है, तवाफ की मोशन ये नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है, यूं होती है। तो अगली दफा जब लोग ने पोस्ट किया तो उन्होंने तमाम चीजों को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब मुझे तो पता था कि भाई तवाफ किस डायरेक्शन में होता है, जिसको नहीं पता उसको क्या लगेगा कि भाई देखा ये कुछ हो रहा है। जाहिर मैंने चंद दिन पहले बात की थी कि हमारे यहाँ मशहूर है फला फिरके का खाना मत खाओ, या फला लोग यूं करते हैं, फला लोग बच्चे अगवा कर लेते हैं, यूं करते हैं। तो यही सब चीजें बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही होती हैं। बहरहाल अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, जैसे आप इंडिया के अंदर जो पूरी ये जो आपकी मोदी गवर्नमेंट की जो टीम है, पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम इंतहाई एक्टिव है। आप इंडिया के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे वहीं फौरन के फौरन पहुंच जाते हैं। तो वहां पे आपको उनका जो कंटेंट वो प्रेजेंट कर रहे होते इस्लाम के खिलाफ का, तो मकसद ये है कि यार जो आपकी सोच है आपको अपनी सोच का कंटेंट वहां पे मिल जाता है। इसके अलावा हमने और क्या बात की, हमने बात की कि यार क्लिक बेट या एडिक्शन की मैंने बात की थी कि यार क्लिक बेट, आपको वो बेट का मतलब क्या होता है, चारा। ठीक है, तो वो आपको हमेशा आपके सामने चारा लटका के रखता है कि यार आप किसी तरीके से वहां पे अटके रहें। और यहीं से हमने बात की थी एडिक्शन की। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बात शुरू की एडवर्टीजमेंट की कि किस किस तरीके से चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ओके, एडवर्टीजमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचना। इंसेप्शन देखिए किसी ने यहाँ पे, इंसेप्शन नहीं देखी आप लोगों ने, देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। बहरहाल एडवर्टीजमेंट सिर्फ यही नहीं कि ये चीज खरीदो, एडवर्टीजमेंट करने का एक और तरीका भी है कि आपका क्रिकेटर फॉर एग्जाम्पल वो एक खास ब्रांड के जूते पहन के जा रहा है या वो खास ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, राइट, ये भी एडवर्टीजमेंट है। लेकिन बात इससे कहीं और आगे तक जाती है, लोग और भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की और मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आपके लिए फैसले कोई और कर रहा होता है, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको, मैंने न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया कि न्यूक्लियर फैमिली क्यों आई, ताकि कंजम्पशन बढ़े। टीनेज फैशन की एग्जांपल दे रहा हूँ, टीनेज को खास तौर से मैं बताऊंगा। टीनेज फैशन का तो कोई जिक्र ही नहीं था, ओके, टीनेजर्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, लेकिन टीनेजर्स का वर्ड आया। टीनेजर्स के नफ्सियाती मसाइल, टीनेजर्स के मसाइल, टीनेजर्स के कपड़ों के मसाइल, उनके कपड़े, उनके ड्रेसिंग, ये तमाम चीजें आई क्यों, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। वहां पे कहा कि टीनेजर के पास अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, आप उनसे पूछे बगैर उनके कमरे में दाखिल नहीं हो सकते, राइट। अब आप कमरे में बैठे, वो जो चाहे कर ले, दुनिया जहाँ की गलत से गलत काम कर ले, वालिदैन उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वालिदैन के जहन में भी ये डाल दिया कि हमारा बच्चा, बच्चे का कमरा उसका अपना कमरा, वो जो चाहे कर ले, और बच्चे के जहन में भी है कि मेरा कमरा मेरा है। नतीजा क्या निकला, बच्चा वालिदैन के, आपने कहा कि जी वालिदैन के चुंगल से या वालिदैन की जंजीरों से आजाद हुआ, लेकिन किसी और की जंजीरों में जाके फंस गया। पाकिस्तान इस हवाले से, देखो अब मैं बहुत एक मुखलिसाना बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज्यादा फर्टेल है। पाकिस्तान के अंदर ये काम बहुत ज्यादा किया गया है। पाकिस्तान के अंदर मजहबी और सियासी बुनियादों पे बड़े पैमाने पे लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। पाकिस्तान बनने से पहले आप लोग खिलाफत तहरीक पढ़ी है? पाकिस्तान बनने से पहले जब फेस्टिवल वॉर के बाद इंग्लैंड ने फैसला किया कि टर्की के अंदर जो खिलाफत के निज़ाम में ख़त्म कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर खिलाफत की तहरीक चली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके मुखालिफ थे, वो कह रहे थे कि हमें नहीं करना चाहिए। इसी तहरीक के नतीजे में मुसलमानों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, अपने बिजनेस ख़त्म कर दिए कि हम किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों से कॉपरेट नहीं करेंगे। और इस तहरीक के नतीजे में ही मोहनदास गांधी साहब एक बहुत बड़े इंडिया के लेवल के लीडर बने, वरना इससे पहले कोई इनको जानता भी नहीं था। उनको दिल्ली की जामा मस्जिद में, बाकायदा मस्जिद में बुला के मिंबर पे खड़े होकर उनको कहा गया कि आप जो है यहाँ पे खड़े होके आप यहाँ पे बयान करें, आप अपनी तकरीर करें, आपने लेक्चर दें। तो नतीजा क्या उस पूरी मूवमेंट के नतीजे में खिलाफत बहाल हो गई? नहीं हुई। नेट बेनिफिट किसको मिला? इंडियंस, हिंदूज को, या आपके गांधी को। मुसलमानों के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। फिर आगे चल के बास लोगों ने यहाँ पे फतवा दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना अब जायज नहीं है, ये दारुल हर्ब बन चुका है और आप सबको मुसलमानों को चाहिए करीब तरीन इस्लामी मुल्क के अंदर हिजरत कर लें। वो करीब तरीन मुल्क कौन सा था? अफगानिस्तान। मुसलमानों ने यहाँ पे अपना मकान, अपना जायदाद, अपना कारोबार औने पौने दामों बेचा, अफगानिस्तान पहुंचे। वहां पहुंचे तो उन्होंने बॉर्डर ही बंद कर दिया, हम किसी को आने नहीं दे रहे। पूरे रास्ते में जगह जगह लोगों की खबरें बनी हुई थी, क्योंकि रास्ता इतना दुश्वार था कि लोग रास्ते में मर रहे थे। जब वापस यहाँ पर आए तो ना उनकी जायदाद अपनी, ना घर अपना, ना कारोबार अपना।
ये कहलाता है हिजरत तहरीक। ये पता नहीं, दोनों बातें, ये दोनों बातें आपके कोर्स, नॉट कोर्स का हिस्सा लेकिन तारीख का हिस्सा है, जाके नेट पर सर्च कर लो मिल जाएगा। हमेशा से हमारे इस इलाके के अंदर लोगों को मजहब के नाम पे और सियासत के नाम पे मैनिपुलेट किया गया है। आपके यहाँ, अब आप लोग ने वो दौर नहीं देखा, हमने वो दौर देखा कि बच्चे, वालिदैन बच्चों को मस्जिद भेजते हुए घबराते थे। क्यों? क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई जहादी तंजीम का लड़का हमारे बच्चे को बहका ना दे। हमने खुद देखा, हम मस्जिद जाते थे, हमें रास्ते में लोग रोकते थे, ओके, कि यार जिहाद के लिए करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, दोस्तियाँ करने की कोशिश करते थे। मैं एक जगह से आ रहा था, मुझे 2-3 दफ़ा बाइक पे लिफ्ट दी, तीसरी मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी कि जी हमें कश्मीर जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कितने ही लड़के हमारे गए हैं, हमारे अपने सीनियर्स, हमारे अपने क्लास फेलोज गए, आज उनको कुछ पता ही नहीं है। और अब पाकिस्तान की पूरी कश्मीर की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। कितने सारे लोग अफगानिस्तान गए, ठीक। अब ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से ऐसा होता हुआ है। सियासी तंजीमों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सियासी तंजीमों की बात करोगे तो आप लोग शायद जज्बाती हो जाए, लेकिन आप सबको पता है कराची के अंदर जिसने हालात 90s के हालात देखे, एक ऐसा दौर भी था कि बच्चे वालिदैन से बदतमीजी कर रहे थे अपने लीडर की खातिर। वो लीडर आज कहाँ है? और इसी तरीके से अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान में ऐसे ही हुआ, लोगों ने अपने सियासत की वजह से आपस में रिश्तेदारियां खत्म की, आपस में झगड़े किए। कहाँ है वो सियासतदान आजकल? क्या मिला हाथ में, क्या आया? तो आप लोग के लिए अगेन वही वाली बात कि देखो मीडिया को समझना जरूरी है। मीडिया, आप लोग ये देखो हमारे क्या कहते हैं, याद है वो बचपन में स्कूल में आप लोग से ऐसे लिखवाया गया होगा, टीवी के फवायद और नुकसानात, इंटरनेट के फवायद और नुकसानात। तो आप कहते होंगे, मुझे पता आप सबने यही कहा होगा कि जी इसका कोई फायदा नुकसान नहीं होता, वो आपके इस्तेमाल करने पर आप उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं, यही बात सब कहते हैं ना। ऐसा नहीं है, बास चीजें आपके ऊपर असर डालती हैं, बास चीजें आपके, टेक्नोलॉजी आपके ऊपर असर डालती है। अब वो असर कई कई तरीके से डालती है, ओके। बात सिर्फ यही नहीं कि आपने टेक्नोलॉजी को कैसे अच्छा इस्तेमाल किया, बुरा इस्तेमाल किया, ये इंतहाई अहमकाना बात है, ये बहुत लिमिटेड बात है जो हमारे बच्चों को सिखाई जाती है। टेक्नोलॉजी आप पे कई तरीके से असर डाल रही होती है, और आपके लिए जरूरी है कि उसके हर असर को समझना आपके लिए जरूरी है। तो हमने फिर बात की, उसके बाद क्लिकबेट हो गई, हमने फिर बात की एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट के अंदर सिर्फ चीजों की प्रोडक्ट तक महदूद नहीं रहना, हमें आगे जाके और डिटेल में सोचना है कि फातिमा वो हमें क्या क्या दिखा रहा है, या हमें क्या क्या हमें मैसेज देना चाह रहा है, या हमसे क्या करवाना चाह रहा है, क्या कुछ हो रहा है उसके साथ, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक और बात शुरू होती है, एक और चीज पे हमें गौर करना चाहिए, जिसका नाम कहते हैं, जब हमें ये बात समझ में आ गई कि यार हमारे पास इंफॉर्मेशन कई तरीके से, गलत तरीके से भेजी जा सकती है, तो अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने इंफॉर्मेशन 3 चीजों में डिवाइड किया। एक तो होगी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? फैक्ट्स, ओके। डेटा को प्रोसेस किया, वो फैक्ट बन गया, आपके पास वो फैक्ट आ गया, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक और चीज हो जाती है जिसे कहते हैं मिस इंफॉर्मेशन, ओके। मिस इंफॉर्मेशन क्या होती है? ओके, इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने कहा कि जी आपको कोई गलत गाइड करना। डिस इंफॉर्मेशन क्या होता है? मिस इंफॉर्मेशन तो हो गया ना, ठीक है। डिस इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है भाई? अच्छा, मैं बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन तो हो गया आपका फैक्ट, ठीक है, जो बिल्कुल सही मालूमात है। आपके पास अगर कोई गलत मालूमात पहुंच रही है, ओके, उसे कहेंगे मिस इंफॉर्मेशन। अगर किसी ने कहा जी फला दुकान में चीज सेल लगी हुई है, उसने अपने तौर पे कहा, तो ये मिस इंफॉर्मेशन है। मैं अभी सब्जी वाले के पास गया था, मैंने उससे कहा, जिससे मैं लेता हूँ, मतलब उससे मेरी अच्छी सलाम दुआ है, मैंने कहा लास्ट टाइम तुमने मुझे 200 रुपये किलो दिए और मुझे मेरे किसी जानने वाले ने बताया कि 120 रुपये किलो आ रहा है। तो वो बड़ा जज्बाती हो गया कि नहीं, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करता, मैं बहुत अरसे से उससे सामान ले रहा हूँ, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करता, ये नहीं हुआ, उसने आपको गलत बताया। मैंने जाकर उस बंदे से पूछा, यार तुम, अच्छा मैंने हिसाब लगाया, अगर इसने मैंने 5 किलो प्याज ली है, हर प्याज के अंदर अगर उसने मुझसे 80 रुपये का बेनिफिट लिया तो 400 रुपये तो ऐसे ही हो गए, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने जिस बंदे से पूछा कि भाई आपने मुझे कैसे बताया कि 120 रुपये किलो प्याज है, उसने कहा वो 3 हफ्ते पहले की रेट बता रहा था मैं तुम्हें, समझो। अब बात उसकी सही थी, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात गलत हो गई। लेकिन कहने वाले की नीयत भी कोई गलत नहीं थी, उसने अपने, ऐसा होता है ना गपशप में चल रहा होता है, यार मैं तो 120 की लेकर आया था, ठीक है, और मैंने भी आगे जाके नकल कर दिया, राइट। तो ये क्या पे हो रहा है? मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। आपके पास कोई हेल्थ टिप आती है, आप उस हेल्थ टिप को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि नींबू डालो, शहद में मिलाओ, ये करो वो करो,
और किसी को भी नहीं पता, किसी ने उसको वैलिडेट नहीं किया, लेकिन बस वो एक ऐसी एक बात चलती चली आ रही है, या रोटी मत खाओ, रोटी खाने से ना वजन बढ़ता है। अरे रोटी से कुछ नहीं होता, चावल मत खाओ, चावल से वजन बढ़ता है, रात को मत खाओ। अब बात एक जगह से दूसरी जगह पे चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, कि मिस इन्फॉर्मेशन एक बात को तस्दीक किए बगैर, बात को वेरीफाई किए बगैर फैलाया, या आप तक पहुंच गई, आपने आगे कर दिया, बहरहाल एक ऐसी खबर जो कि एक्यूरेट ना हो। समझ में आई? डिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मुसलमानों यहाँ से कौन सा मोहल्ला है, फला मोहल्ले के अंदर कुरान पाक की बेहरमती की है, सबके सब वहां पर जमा हो जाओ। जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन फैलाने को डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। निम्रा सीधे होकर बैठो। जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन फैलाने को डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और डिस इन्फॉर्मेशन की और क्या एग्जांपल्स है हमारे पास? हमारे माशरे में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लाहौर का भी जो किस्सा हुआ, ठीक है, बात शुरू हुई मिस इन्फॉर्मेशन से, ओके, तो आगे चल के वो बात क्या बन गई? डिस इन्फॉर्मेशन। मुख्तलिफ लोगों ने अपने तरीके से स्टेट पे अटैक करने लगे। कुछ लोग पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि एजिटेशन का माहौल रहे, हर वक्त हालात खराब रहे, लोग सड़कों पे रहे, जब तक कि हमारे मुतालबात मान नहीं ली जाए। और उनके जहन में बांग्लादेश का मॉडल आता है कि बांग्लादेश के अंदर तलबा ने खुद एहतजाज किया, वो बढ़ते बढ़ते पूरे मुल्क को उसने अपने लपेट में ले लिया। तो वो जानबूझ के ही चाह रहे हैं कि इस तरीके से ये किया जाए। तो ये क्या हो गया? डिसइंफॉर्मेशन। और क्या एग्जाम्पल है इसकी? इलेक्शंस के बाद धांधली का, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं, हमें पहले से पता होता है कि भाई उन्होंने हार नहीं है, सब उनसे तंग होते हैं, ठीक है। हमारे इलाके में जब इलेक्शंस हुए थे 2013 के, तो मुझे याद है कि ऐसे लोग जो घर से कभी निकलते भी नहीं, ऐसी खवातीन, वो भी खासतौर से वोट देने गए। बहुत ज्यादा वोट पड़े थे, एक पार्टी को पड़े थे, और लोगों में इतना गुस्सा था कि जिस पार्टी के खिलाफ गुस्सा था, लोगों ने अपने अंगूठे के निशान बनाए लड़कों ने, और सबने उसको तस्वीरें लेके उस बंदे को भेजी जिसके खिलाफ थे, उसको तंग करने के लिए, उसको तंज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो पार्टी हारी तो बजाय अपना जब वो पार्टी जबरदस्ती जीती, ओके, धांधली करके जीती, तो उसने यही प्रेजेंट किया कि हमें लोगों ने वोट दिए। अगेन ये क्या हो रहा था? डिस इन्फॉर्मेशन। उनको पता है कि बात इसके खिलाफ हुई है, लेकिन जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन ये फैला रहे थे कि हमने किया। कराची में किसी जमाने में औरंगी टाउन वगैरह में अगर आप लोग रहते हो, ना रहे हो, आपको ना पता हो, मैं बताता हूँ कि बाकायदा आके रातों खम्बे बजाए जाते थे। खम्बे नहीं पता ये बात क्या? समझने वाली कौन सी बात है? आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा तो अच्छी बात है ना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार आगे चल के भी ऐसा होता है। कराची के अंदर लसानी फसादात हुए, मुख्तलिफ कौमों ने, मुख्तलिफ जबान बोलने वालों ने एक दूसरे पे हमले किए, ओके, और बड़े पैमाने पे लोग मरे थे। आप लोग कुछ तारीख वगैरह पढ़ते नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं होता। मैं क्या, कौन कह रहा है? मैंने कहा कुछ, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। आगे चल के बाकायदा तौर पर ये खबरें फैलाई जाती थी, क्या अटैक होने वाला है, अटैक होने वाला, खबरदार रहो। रातों को लोग चौकीदारी करते थे और खंबे बजा बजा के एक दूसरे को खबरदार करते थे। अब आगे चल के पहले तो ये बजाएगा, हम खंबे बजाएंगे जब हमला होने लगेगा, फिर क्या होगा? रातों को ऐसे खंबे बजाने लगे, सिर्फ इसलिए डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कि तुम्हारी जान खतरे में, हम हैं तो तुम लोग महफूज हो, तुम लोग को नहीं पता, हम हैं तो तुम लोग महफूज हो। तो पाकिस्तान, कराची इस हवाले से बहुत ज्यादा फर्टाइल, अगर आप उसको स्टडी करें, यहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलाई गई है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, ओके। 1965 की वॉर से पहले आपको पता कैसे शुरू हुई थी? इंडिया ने रातों रात हमला किया था, ऐसे ही है ना? इंडिया ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पे हमला किया था, ऐसा ही है, ऐसे ही है। परहैप्स पाकिस्तान ने पहले कश्मीर के अंदर अपने लोगों को वहां पे एंटर करवाया था। वो आप सिविलियंस थे, कुछ फौजी भी थे, उनको ट्रेन किया, उनको ये कहा कश्मीरी तो आपके बस मुंतजर, आप जाएगा पूरा कश्मीर फतह हो जाएगा। ये वहां गए, ये मंसूबा बुरी, इसे कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर, नाम रखा गया जिब्राल्टर। ये ऑपरेशन बुरी तरह से फेल हुआ, उसकी रिटेलिएशन में इंडिया ने अटैक करना शुरू किया था। ये बात पता थी आप लोग को? इनको पता थी, उस्मा को पता थी। तो बहरहाल पॉइंट इज किया, पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमेशा लोगों को मैनिपुलेट किया गया है। जैसे मैंने बताया, उन लोगों को कश्मीर में दाखिल कर दिया ये कह के कि तुम जाओ वहां पर, जो सबके सब जो है ना तुम्हारे मतलब बस आप जब इधर जाओगे पूरा कश्मीर फतह हो जाएगा। ये काम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं किया, ये काम दूसरे भी करते हैं। जब 2001 के बाद जब यूएस ने इराक पे हमला किया था, तो वहां पे बाकायदा उन्होंने अपने फौजियों को यही बताया था कि जय आप बस जाएं, पूरा इराक बस आपके कदमों पे निछावर हो जाएगा, वो तो बस तंग आए थे सद्दाम से, बस आप जाएं। वो वहां गए और जाके फिर जो हशर हुआ है, जो कुछ वहां इराक वॉर के अंदर हुआ है, बहुत, तो हर रियासत अपने लोगों को मुख्तलिफ तरीके से मैनिपुलेट कर रही होती है।
सियासी फायदे के लिए, माली फायदे के लिए। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ ये बात रियासत तक महदूद नहीं है, आपकी कंपनीज भी आपको मैनिपुलेट कर रही होती हैं आपसे अपने मतलब का काम करवाने के लिए। प्लस साइज क्या होता है? प्लस साइज पता है? प्लस साइज मॉडल ये सुना है? प्लस साइज किसी को भी नहीं पता, ये हो ही नहीं सकता क्लास में किसी को ना पता हो। लार्ज के बाद जो आता है प्लस साइज, ये प्लस साइज मॉडल क्या होता है? एक टेंडेंसी भाई आपने वो तो सुना है ना, एक्स्ट्रा लार्ज एक्सएसएल, ठीक है, ये प्लस साइज कहलाता है। अब प्लस साइज मॉडलिंग क्या हो रही है? उन्होंने कहा जी मॉडलिंग के अंदर हमेशा से हम यंग और दुबली, ठीक है, और खूबसूरत खवातीन को लेकर आते हैं, लेकिन हमें अब लाना चाहिए प्लस साइज मॉडल्स को, यानी कि हेल्दी हो। क्यों? उन्हें ऐसे अचानक ही बैठे बैठे कैसे ख्याल आ गया? इवन नाइकी की वगैरह के इश्तेहार है, नाइकी के इश्तेहार आप देख सकते हैं। अगर यार आप लोग मीडिया कंज्यूम नहीं करते, आप लोग सही तरह से मतलब मखसूस चीजें देख रहे होते, वरना देखो आपको ये चीजें नजर आएंगी। नाइकी के इश्तेहार के अंदर अब वो पहले नाइकी वाले क्या बेचते हैं? स्पोर्ट्स का सामान, राइट? स्पोर्ट्स के सामान के अंदर इश्तेहार के अंदर हमेशा कौन होता था? एथलीट्स होते थे। अब वो उसके अंदर हैवी किस्म के लोगों को दिखा रहे हैं, इंतहाई मोटे, ओबीस। क्यों? देखो यहाँ पे भी आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि भाई मोटे होना कोई ऐब नहीं है, ओके, बल्कि अभी ये पाकिस्तान के अंदर भी बात चल रही है, किसी को मोटा ना बोलो, किसी के वजन पे बात ना करो, मोटापे के अंदर भी खूबसूरती मौजूद है। क्या वाकई मोटापे में खूबसूरती मौजूद है? चलो खूबसूरती को छोड़ दो, क्या मोटापा हेल्दी है? तो वो ये तो बात नहीं करे कि अनहेल्दी है, वो कह रहे हैं उसको कुछ ना बोलो। क्यों? मोटापे की वजह से आपकी कितनी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, मोटे कपड़ों का, लोगों का जो भी सामान होता है वो एक्सपेंसिव पड़ता नहीं पड़ता, हेल्थ के कितने इश्यूज होते हैं, पैसा किसके पास जा रहा होता है। आज के दौर के अंदर प्राइवेट कंपनीज ये चाहती हैं कि आप एक परफेक्ट कंज्यूमर बने, आप सोचे समझे बगैर चीजें परचेज करें। नया आईफोन का मॉडल आ जाए, सोचना नहीं है जाके उसको परचेज करना है, पुराना सही चल रहा है, लेकिन सही भी चल रहा है तो भी आपने जाके नया परचेज करना है, क्योंकि नया आईफोन आया है, ठीक है। आपका फोन आपकी पहचान है, ऐसे ही है ना, इश्तिहारात के अंदर यही चल जाता है कि पर्सनलाइज योर फोन, ये आपका फोन है, हालांकि फोन आपको कहाँ से हो गया? आपने क्या उसमें काम किया है? आपने कुछ तस्वीरें लगा दी, कुछ उसमें थीम सेट कर ली, तो आपका अपना आपकी पहचान बन गई। तो अगेन आपके लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें किस किस तरीके को आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस डिस इन्फॉर्मेशन। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम किसी भी बात को फेस वैल्यू पे ना लें, उसको एनालाइज करें, उस पर सवाल उठाएं, ओके, और इस बात को मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश करें, क्या ये बात सही भी है या नहीं। हम किसी बात को आंख बंद करके क्यों यकीन करें? 1965 की वॉर का आपने सुना, हम क्यों यकीन कर ले इस बात के? एक सियासतदान आके दावा करते हैं कि जी मैं आऊंगा और मेरे आने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की करेगी। हम उससे लाजमन ये सवाल पूछे कि भाई कैसे कर लेगी, क्या प्लान है तुम्हारा, क्या करोगे? पाकिस्तान की इकोनॉमी को फला फला चैलेंजेस है, तुम्हारे पास उसका क्या सोल्यूशन है? जब तक सवाल करना नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप कर सकेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप करेंगे, लोग आपको इसी तरीके से मैनिपुलेट करते रहेंगे। आपके लिए इस दौर के अंदर आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर मीडिया लिटरेसी मौजूद हो। मैंने चंद दिनों पहले 9/11 के बारे में आपको बताया था कि मोहम्मद अता जो पायलट थे, उन्होंने फोन किया था हैम्बर्ग सेल के अंदर, उसमें रमजी शीबा बैठे हुए थे, और उनको ये कहा कि जी मैं पहली बता रहा हूँ कि 2 स्टिक्स हैं और एक केक है, और उस केक के अंदर एक स्टिक लटकी हुई है, ओके। किस किसने जाके इस रिडल को वेरीफाई करने की कोशिश की कि सर कह रहे तो ये सही है? तो भाई आप लोग तो यहीं फेल हो गए। मेरी बात पे आपने यकीन क्यों किया? आपको चाहिए था जाके उसको वेरीफाई करते कि सर ने अगर ये कहा है तो सही कहा है या गलत कहा है, क्या वाकई ऐसा हुआ था? समझ में आई बात? जब तक ये चीज डेवलप नहीं होगी, मीडिया में आपको लोग मैनिपुलेट करते रहेंगे। अगली बात हमने शुरू की थी कि डेटा, भाई डेटा आपका डेटा है, आपका डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके लिए जरूरी है कि अपने डेटा को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें। देखो आप एनआईसी है, आपके वालिदैन ने बताया होगा बेटा हर किसी को एनआईसी की कॉपी मत दिया करो, एनआईसी की कॉपी दो तो उस पर क्रॉस लगा लो, ऐसा ही है। तो भाई उससे कहीं ज्यादा कीमती इंफॉर्मेशन तो आपके मोबाइल पर होती है। आपने वहां पे तो सोचना है कि आप ये इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं, वहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मसलन मेरे मोबाइल फोन के अंदर मैं आमना सीधे बैठे, बेटा क्या हो गया? आपके जरूरी है कि आप जो है फोन के ऊपर मैं तस्वीरें नहीं रखता, ओके। क्यों? सबसे पहली बात, तस्वीरें अगर मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, राइट, तो मेरी तस्वीरें भी उसके साथ चली जाएंगी। मैं अपनी प्राइवेट तस्वीरें उस पर क्यों रखूँ?
मैं अगर किसी को अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ उसको क्रॉप करके उतनी ही इंफॉर्मेशन दूं जितनी की जरूरी है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है। आप किसी ने मुझे मैसेज भेजा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मैसेज मेरे पास आया है, और उन्होंने अपने तौर पे व्हाट्सएप पे जो सेंडर का नाम था उन्होंने काट दिया, लेकिन काटा इस तरीके से मैंने गौर किया तो मुझे नजर आ गया कि यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ है। आप जब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इस एंगल से गौर करना जरूरी है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और यहीं पर बात आ जाती है कि मोबाइल के वॉलपेपर पे जो आप लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं ये आपकी इंतहाई दर्जे की अहमकाना हरकत है। सबसे पहली बात, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मेरी क्लास फेलो थी एमएस के एमफिल के अंदर, तो हमारे जैसे आपस में बात वगैरह होती थी, ये जिसने चीजें शेयर की वो शेयर की। सिर्फ उसकी चीजें शेयर करने से ना मैंने उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारे अंदाजे लगाए कि तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारा यूं है, तुम्हारा अकाउंट नंबर ये है, तुम्हारा बैंक फला उसमें अकाउंट नंबर मौजूद है, सॉरी फला बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, पूरी इंफॉर्मेशन। जब एक दफा मैंने तसल्ली से सारी बातें बताई ना उसको, तो वो इतना हैरान हुई, वो आज भी मुझे शर्लॉक होम्स कहती है। और इसलिए नहीं कह रही कि शर्लॉक होम्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताने के चाह रहा हूँ कि वो बहुत हैरान हुई कि तुम्हें मेरी सारी इंफॉर्मेशन मिली किस तरीके से। तब मैंने बताया कि भाई ये इतने एक महीने के अंदर जो आपने मुझे चीजें शेयर की ना, उसी से सारी आपकी इंफॉर्मेशन लीक होती गई। आपका अकाउंट का मुझे इस तरह से पता चला, आपकी फला चीज आपने हैंड तस्वीर लेते वक्त आपका हाथ यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से मुझे आपकी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब इस वक्त नेट पे ऐसे लोग मौजूद है जिनको गालिबन जियो एक खास वर्ड जहन में नहीं आ रहा, आप लोगों को तस्वीर देते हैं, अब वो तस्वीर देख के बताते हैं तस्वीर कहाँ पर है। अब बाकायदा वो एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे होते हैं। इस पे अब मेरे पास सारा मवाद मौजूद है, मुझे मौका मिला तो शेयर करूंगा क्योंकि वो इतना सारा कंटेंट है मुझे उसमें ढूंढना पड़ेगा। उसमें ये भी था कि लड़की ने तस्वीर शेयर की ट्विटर के ऊपर ना कि ये मैं घास जो है ना, घास पे हाथ रखा हुआ है, तस्वीर शेयर की कि क्या कहते हैं वही कि जैसे मजा आ रहा है बाहर नेचर में। उस बंदे ने सिर्फ तस्वीर से उसका एड्रेस निकाल लिया, उसने घास देखी, उसने कहा ये फला जगह घास है, सूरज इस एंगल पर है, ये वो करके पूरा उसने उसका एड्रेस निकाल दिया। और ये आप लोग उस बातों को मजाक ना समझे, बाकायदा ये हो रहा है। ओके, तस्वीर कोई हैक नहीं कर रहा, आपकी डेटा इस तरह से लीक हो रहा है, आपको पता नहीं होता कि आपकी। जब मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास फेलो की बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसकी शेयर की हुई तस्वीरों से मालूम कर सकता हूँ। ओके, वो यूं खड़ी हुई है, वो यहाँ खड़ी हुई है, उसने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, मुझे उन सब चीजों से उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो लोग बाकायदा प्रोफेशनल है, जिनका काम ही यही है, वो क्या कुछ कर सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि यार आप अपनी इस बात को इंडिकेट देखें कि आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो रही है। ओके, आप बिल्कुल वो जमाना नहीं है कि आप जो है नेट पे हर चीज शेयर करें, समझे मेरी बात को। अब आप लोग मोबाइल पे जो तस्वीर लगा रहे होते हैं अपनी, यहाँ पे क्या कबात है। सबसे पहली बात, मैं आपको अपने जो इतना मुझे पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हुआ, कितनी दफा ऐसा हुआ लड़की ने वैसे तो नकाब पहना हुआ आके मुझे मोबाइल दिखाया, सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब उसमें तो उसकी तस्वीर लगी हुई है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारी तस्वीरें पर्सनल पोस्ट में होती हैं, प्राइवेट पोस्ट के अंदर होती हैं, या वो प्राइवेट पोस्ट मुझे दिखाने के लिए क्या, राइट। अब मोबाइल एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हर किसी को दिखाएं, मतलब ये मोबाइल ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपनी अपनी प्रॉपर्टी समझें। अगर से इश्तिहार के अंदर यही बताया जाता है कि मोबाइल आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है। ओके, आप खुद देख लो, यहाँ पे आप लोग मुझे कितनी दफा मोबाइल दिखाना पड़ रहा होता है। ओके, तो इसी वजह से मोबाइल के अंदर कंटेंट अपना प्राइवेट नहीं रखना चाहिए। मैंने यही वाली बात आपसे की थी व्हाट्सएप पे तस्वीरें लगाने पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने पे, यहीं से आपकी चीजें वगैरह इन्फॉर्मेशन। मैं खुद हैरान होता हूँ कि मुझे बाज़ दफ़ा इतनी प्राइवेट चीजें देखने को मिल जाती हैं कि मैं बहुत हैरान हो रहा होता हूँ कि यार लोग किस तरीके से तस्वीरें लगा रहे हैं। अब मेरी किसी साहब के साथ बहुत पहले मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तस्वीरें लगाई हुई हैं। यार आप तस्वीर करो कि नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटी की फला की बेटी की तस्वीर की शादी, सॉरी फला की बेटी की शादी की तस्वीरें, तो आप लोग को ये होगा कि यार मतलब एक होगा ना कि यार की कैसी अजीब सी, मतलब अजनबी की हमने क्या करना। लेकिन उस बंदे को ख्याल ही नहीं आ रहा कि मेरी तस्वीर कितने लोग देख रहे हैं और उस तस्वीर को किस तरीके से अब्यूज किया जा सकता है। इंडिया के अंदर बाकायदा तौर पर वो ये कर रहे हैं जैनब, इंडिया के अंदर बाकायदा तौर पर वो लोग ये कर रहे हैं, क्या कहा मैंने, इंडिया के अंदर आप लोग अगेन चूंकि उन नेट के उन कोनों खानों में जाते नहीं जहाँ पे मेरा जाना है, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि इंडिया के अंदर वहाँ पे उनकी एक टीम बनी हुई है, वो ये भी कर रही है कि जैसे मुसलमान लड़के जा रही है पर्दा वगैरह किया हुआ है, तो उनकी तस्वीरों को लेके वो उसको एआई से मैनिपुलेट करके पूरी वीडियो बन रही है, ठीक है। और जो तस्वीरें उन्होंने बनाई वो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो यार आप इससे अंदाजा लगा लो कि आपके लिए अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड रखना कितना जरूरी है। तो मोबाइल वगैरह पे तस्वीरें लगाना, मोबाइल पे तस्वीरें छोड़ देना, व्हाट्सएप पे लगाना, ये सब इंतहाई दर्जे की अहमकाना हरकतें हैं। आगे चल के जब ये चीजें आपको मैनिपुलेट किए जाएंगी, आपको उसमें नुकसान होगा, तब फिर आप लोग को शायद एहसास हो यार कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। एआई की मदद से यार अगर अगेन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे, कमला हैरिस है, इन सब की बाकायदे वीडियोस बनी हुई हैं। अगेन मेरे पास है, मुझे मौका मिला तो मैं वीडियोस आपसे शेयर भी करूंगा
कि जिसके अंदर बिल्कुल लग रहा होता है कि वो रियल वीडियोस, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि यार ये रियल नहीं है। ओके, लास्ट ईयर 2023 से पहले की थोड़ी सी बात है कि यूएस के अंदर बड़े हंगामे शुरू हो गए। ओके, हंगामे किस बात पे शुरू हुए? हंगामे इस बात पे शुरू हुए कि तस्वीरें लीक हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, बाकायदा तस्वीरें थी, लेकिन वो तस्वीरें फेक थी एआई की मदद से। अब वो ऐसी फेक थी कि आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब इस लेवल की तस्वीरें बनाई जा सकती हैं तो आप क्या चीज है? जिन लोगों ने ये तस्वीरें बनाई थी मैं उनको जानता हूं, मैं खुद उस ग्रुप के अंदर था जिस ग्रुप में ये बात हो रही थी, मैं ये बात भी आपको बता दूं। और उन लोगों ने सिर्फ इसलिए बनाई थी या तफरी करके देखते हैं। ओके, वो जो ग्रुप था वो ग्रुप ऐसा ही है, वहां पर सिर्फ तफरी चल रही होती, वो इन चीजों को नहीं देख रहे होते। लेकिन मैं बताना कि चाह रहा हूं कि पावर ऑफ एआई की मदद से कितनी वीडियोस को और तस्वीरों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अब आप लोग जब अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह ऐसे दे रहे होते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल कि व्हाट यू आर एक्सपोजिंग। ओके, आपका एक सिक्योरिटी का माइंडसेट होना जरूरी है। अब हम आखिरी बात पे आ जाते हैं, आखिरी बात, और इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी बात होगी, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। वो है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? फायजा, कंप्यूटर इस्तेमाल करने से क्या फिजिकल हेल्थ में क्या असर पड़ रहे हैं? फायजा खड़े होकर बता दो, से बोलो। ओके, सर में भी दर्द हो रहा है और ओके, बिस्मा देखो, कंप्यूटर के इस्तेमाल से अल्लाह ताला ने देखो जो इंसान को बनाया है, हमारा जिस्म ऐसा इसलिए नहीं बनाया कि हम डेस्क पे बैठ के जॉब करें, ये हमारा जिस्म इसलिए नहीं बना। असूलन जो इंसान का जिस्म बना है वो आइडियल है जंगल में शिकार के लिए, अगर आप गौर करें। ओके, इसीलिए जो पुराने जो इंसानों का जो ढांचा वगैरह मिला है, उनकी बॉडी, उनका जबड़े वगैरह बहुत मजबूत है। ओके, बाज लोग तो ये कहते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर का सिस्टम शुरू हुआ ना, उसी से इंसान की हेल्थ खराब होना शुरू हुई। बहरहाल उस पर नहीं जाते, लेकिन बहरहाल इंसान का जो जिस्म है वो इसलिए नहीं बनाया गया कि आप हर वक्त बैठ के डेस्क पे कोई काम करें, चाहे वो पेपर वर्क कर रहे हो, चाहे वो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। जब ये सब चीजें शुरू हुई, कंप्यूटर्स वगैरह आए, कॉमन हो गए, तो उसके साथ ही उससे रिलेटेड हेल्थ के इश्यूज भी शुरू हो गए। इंडस्ट्रियल, देखो इंसान की तारीख में से अक्सर दौर हमारा कहाँ गुजरा है? जंगलों के अंदर, हंटर गैदरर्स का। उसके बाद वो गुजरा हमारा एग्रीकल्चर के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आए हुए मुश्किल से 400 साल हुए, ज्यादा अरसा नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके हेल्थ पे क्या असरात हुए, इसको इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया गया। जब लंदन, एक जमाना ऐसा भी था कि लंदन की फजा, जैसे अभी चाइना के बारे में आता है ना कि हर वक्त स्मॉग है, हर वक्त धुंध छाई रहती है, या पाकिस्तान लाहौर के अंदर बाज़ दफा ऐसा हो जाता है, तो लंदन में हर वक्त ऐसा रहता था। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, उनकी चिमनियों से हर वक्त धुआं निकलता रहता था। तो धुएं की वजह से उस पर उनको बाद में अंदाजा हो गया जिसमें सेहत पे क्या असरात हो रहे, फिर उन्होंने रेगुलेशंस वगैरह बनाने शुरू किए। इसी तरीके से आपको ये पता है कि पहले पूरे 6-6 दिन काम करने का रिवाज था। ओके, वीकली जो हमारे 2 दिन की ऑफ वगैरह का रिवाज भी है, ये भी बाद में आया। उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि भाई इंसान को ब्रेक की जरूरत पड़ती है, उसको जिस्म को रिकोप करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है कि भाई जाके वो रिलैक्स हो सके। अब इसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर वगैरह आए, तो कंप्यूटर के आने के साथ ही हेल्थ के इश्यूज शुरू हो गए। एर्गोनॉमिक्स के जरिए से हम इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि हमें इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वजह से आपकी आंखों पे असर पड़ सकता है, आपकी गर्दन पे असर पड़ता है, आपकी कमर पे, आपकी कोहनी पे, आपकी कलाई के ऊपर, आपके घुटनों के ऊपर, आपके पैर के ऊपर, और जी सारे इश्यूज मैं भुगत चुका हूँ। ओके, तो मैं अब जो कुछ बात बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस की रोशनी में बता रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर के एक्सटेंसिव इस्तेमाल से सेहत के इश्यूज होते हैं, आपकी नींद पे उसके असरात होते हैं। ओके, आपको रात को सही से नींद नहीं आती, और साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इश्यूज होते हैं। अगर हर वक्त आपके पास गाने चलते रहे, आपने देखा जहन डिस्टर्ब होने लगता है, हर वक्त ही चलते रहे, जो हर वक्त जहन मुंतशिर रहता है। अब जब आपके पास हर वक्त मोबाइल पे टन टन टन, ठीक है, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी एक मैसेज आया जी उस्मा का, दूसरा मैसेज आया रिदा का, इतने प्रिंसिपल साहब का मैसेज, इतने में डीजी साहब का मैसेज, इतने में मेरी जॉब का मैसेज, इतने घर का मैसेज, मुस्तकिल मैसेजेस बार बार आए जा रहे हैं, अब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। तो इससे आपका जहन मुंतशिर होने लगता है। जहन मुंतशिर होता है तो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असरात होने लगते हैं। अब इन तमाम मसाइल का हल क्या है? मुख्तसर, कम से कम की बजाय सबसे सही बात यह है कि यार आपको टाइमर सेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का, मैं 30 मिनट्स तक मोबाइल को यूज़ करूंगा, और उसके बाद मैं 30 मिनट्स तो ज़्यादा है,
बहरहाल मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा होता, 30 मिनट्स का टाइमर होता, 30 मिनट्स हो गए, मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक क्या लेनी है, अपनी जगह से खड़ा हो जाऊंगा, मैं जगह से खड़े होकर थोड़ी सी वर्जिश करूंगा, वॉक करूंगा, या मैं आंखों को इधर उधर घुमाऊंगा, वहां से हट के दूसरी जगह देखूंगा। यही चीज मोबाइल के अंदर है। ओके, मोबाइल का इस्तेमाल करें, एक्सटेंसिव मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद दोबारा आके उसको रेज्यूम कर लें। आप भले आपके पास अगर 1.5 से 2 घंटे की मूवी देख रहे हैं या आपको सीजन देख रहे हैं, एक के बाद एक उसमें एपिसोड आ रही है, बिल्कुल देखें, लेकिन ब्रेक लेना लाजमी है। हर उसके बाद आप जाके ब्रेक लेना है। सिर्फ ब्रेक लेना ही आपने शुरू कर दिया ना, आप करके देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि ब्रेक लेना ही एक बहुत चैलेंजिंग काम बन जाएगा। आपका दिल ही नहीं चाहेगा हानि कि आप जो है ब्रेक लें, आपका दिल ही नहीं चाहेगा, आप चाहेंगे बस बैठ के देखते रहें। आपका इतना भी कहा जाए ना कि यार अपनी नजर को जैसा उधर घुमा के उधर देख लो, उधर देख लो, आपको उसका भी दिल नहीं चाहेगा। और ये चीज मैं देख रहा हूँ, मैंने बास लोगों को आजकल कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने वहां पे ये नोट की कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा सिखाना शुरू कर दिया, मुझे उन पर चीखना पड़ता, उठो भाई यहाँ से हटो, ओके हटो, जाके ब्रेक लो, क्योंकि उनका दिल ही नहीं चाह रहा होता। अब फिर मैं उनसे कहता हूँ, अब समझ में आया कि मेरे साथ क्या इशूज थे। ओके, मैं खुद किन इशूज से गुजरा हूँ। तो ये कंप्यूटर वगैरह के साथ मसाइल हैं। ओके, सबसे पहली चीज के मुस्तकिल उसका ब्रेक लेना। उसके बाद आ जाती है बात कि यार आप अपने बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आज के दौर में आपके लिए एक्सरसाइज करना इंतहाई ज़रूरी है। एक ज़माना ऐसा था कि जब आपकी ज़िंदगी इतनी टफ थी, आप चक्की पे जाके खुद आटा पीसते थे, अब करके देख लें, चक्की इतना भारी होता था, हर किसी के बस की बात नहीं, आप जाके मैनुअल लेबर कर रहे होते थे। इसीलिए उस जमाने के अंदर ये जो गोरे रंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट बना, उस जमाने में बना। आप मैनुअल लेबर धूप में करेंगे तो उससे आपके अंदर आपका रंग वगैरह काला होगा। तो बात ये होती थी, अगर आपका हाथ सॉफ्ट है, राइट, या आपके चेहरे का रंग सही है, तो उसका मतलब ये था कि जी ये मैनुअल लेबर नहीं करता, और यहाँ से आपकी एक फाइनेंशियल वेल्थ का अंदाजा होता था। तो ये वहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जी मैनुअल लेबर वाले ऐसे होते हैं, ये गोरे रंग, नाजुक हाथ वगैरह के सारा कॉन्सेप्ट वहां से आ रहा है कि आप मैनुअल लेबर नहीं करते थे। आज के दौर में आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका कंप्यूटर वालों के लिए, कंप्यूटर इस्तेमाल करें, जब ब्रेक ली उस वक्त थोड़ी सी कोई सी भी एक्सरसाइज कर लें, कमर के लिए कर लें, घुटनों के लिए कर लें, कुछ भी करें, जब तक थोड़ी वक्फे बाद। अब किसी ने कहा सर मैं एक दफ़ा जिम में जाके 1 घंटे कर लेती हूँ, ठीक है, उसके अपने फ़वाइद हैं, लेकिन आपका 1 घंटा बैठना, ये बाकायदा स्टडीज़ है, आपका 1 घंटा एक्सरसाइज करना और 8 घंटे कंप्यूटर इस्तेमाल करना, वो बात बराबर हो जाती है। असल बात यह होती है कि आपकी बॉडी को बार बार झटका पड़ता रहे, हर आधे घंटे बाद अचानक ही आपका हार्ट बीट तेज हो गया, आपने बैठ के एक्सरसाइज करना शुरू की, आपने रनिंग करना शुरू की, उससे आपकी बॉडी को बार बार झटका मिल रहा है। इस झटकों से आपकी बॉडी आदी हो जाती है कि वो अपने हार्ट रेट को हर वक्त एलिवेटेड रखे। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, नेट पे इस बारे में चीजें भरी पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, घुटनों के लिए आप हॉर्स स्टैंड कर सकते हैं, आप अपनी कमर के लिए रिवर्स व्हील कर सकते हैं, रिवर्स व्हील कर लें, या इसी तरीके से आप जो है दूसरी जो एक्सरसाइजेस होती हैं, प्लैंक होता है, राइट, नेट पर सर्च करें, बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए साथ ही साथ एक्सरसाइज वगैरह करना ज़रूरी है, वरना बहरहाल गर्दन वगैरह के मसाइल बहुत वक्त के साथ साथ कॉमन होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से सोने से 2-3 घंटे पहले मोबाइल को इस्तेमाल करना ख़त्म कर दें। मोबाइल है या कंप्यूटर की जो रेज होती है, उसकी वजह से आपको जो नींद आती है ना, नींद आने की वजह ये होती है कि आपकी बॉडी सिक्रेट करती है, सैलिश क्या हुआ, और तहरीम आसीने नीचे करो, और आपकी बॉडी रिलीज करती है मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन एक ऐसा केमिकल आपके ब्रेन सिक्रेट करता है जिससे आपकी बॉडी को नींद आने लगती है। लेकिन जब आप कंप्यूटर के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की रेस की वजह से वो आपको बॉडी जो है मेलाटोनिन को सिक्रेट नहीं कर पाती। ब्रेन जो होता है आपका हर वक्त अटेंटिव हो रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे आपके बेख्वाबी के या नींद के मसाइल शुरू हो जाते हैं कि वक्त पे नहीं सो रहे, गलत वक्त पे सो रहे, जबकि सुबह उठना ज्यादा जरूरी है। सुबह की रात की नींद ज्यादा बेहतर है बनस्बत सुबह देर तक उठने के। तो अब इसका तरीका क्या निकाला कि 2-3 घंटे पहले मोबाइल कंप्यूटर को यूज करना छोड़ दें। अब यही करके देखना, आपको अंदाजा हो ये कितना मुश्किल काम है। तो अभी फॉर एग्जांपल फाइजल ने जो अपने हेल्थ के इश्यूज बताए या बिस्मा ने बताया, तो मुझे इसमें कोई हैरत नहीं हुई है, बिल्कुल सही कह रही है कि सर आपका काम में हम ऐसा लगे हुए थे, बिल्कुल सही कह रही है। कंप्यूटर का काम ही ऐसा होता है, कंप्यूटर का काम इंसान को बहुत ज्यादा एंगेज कर लेता है, लेकिन अब उससे बचना आपका काम है, ये कॉन्शियस होना आपका काम है कि यार मैं कितना कर रहा हूँ। मैंने अपने पास ये तरीका बनाया हुआ कि मैंने अपने पास एक टाइमर मंगवाया, बेसिकली मैं टाइमर रन करता रहता हूँ, हर 30 मिनट के बाद वो टाइमर बजता है और मुझे जहन में आता है कि जी मैंने अपनी जगह से यहाँ से उठ जाना है, ब्रेक लेनी है, मुझे ये काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको ये पता चल गया
इम्पोर्टेंस का मतलब वो हेल्थी हैबिट्स है जो कंप्यूटर को यूज़ करते वक्त आपके अंदर होनी चाहिए। कोई सवाल? अटेंडेंस ले लो मैं आप लोग की।